वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे, कल मैंने आपको इसमें पढ़ाया था ना एनवायरमेंटल साइंसेस में एटमॉस्फेयर, ओजोन डिप्लेशंस, पोल्यूशंस। तो पोल्यूशन में ना ये एयर पोल्यूशन, उसके सोर्सेज और ये भी इंक्लूड है हार्मफुल इफेक्ट्स ना, क्योंकि ये सारा कुछ पिछले से ही बिलोंग करता है। एयर पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, लेड कंपाउंड्स होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड्स होते हैं। सोर्सेज कौन से होते हैं? एरोसोल स्प्रे। अब क्लोरोफॉर्म किससे होता है? एरोसोल स्प्रे से होता है, फोम से होता है, एयर कंडीशनर से होता है, रेफ्रिजरेटर से होता है। और उसका इफेक्ट क्या होता है? थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्म ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। और सल्फर डाइऑक्साइड पावर स्टेशन फॉसल फ्यूल से मिलता है, एसिड रेन का बायस बनता है, ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, लंग कैंसर्स होता है इससे। लेड कंपाउंड्स, कंबशंस ऑफ लेड पेट्रोल्स और आयल, लेड पॉइजनिंग्स, ब्रेन डैमेज, फॉरेस्ट डिक्लाइंस। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से होता है। ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है इससे, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है, एसिड रेन हो सकता है, हेडेक कफ हो सकता है इसमें। कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बोनेट एंड द कार्बन कंपाउंड, सिगरेट स्मोक वगैरह। इससे क्या हो सकता है? हेडेक हो सकता है, इससे ब्रेन डैमेज हो सकता है और इससे डेथ भी हो सकती है। अब एसिड रेन क्या है हमारे पास? द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज आर एमिटिंग द सल्फर डाइऑक्साइड। ये इधर आपने देखिए पढ़ा है, जो पावर स्टेशन और फॉसल फ्यूल्स की वजह से होता है वो एसिड रेन प्रोड्यूस करता है। द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल एंड डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज आर एमिटिंग सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन dioxide in the air. Both these gases, when enter the atmosphere, combine there with water vapors and फॉर्म एसिड्स। ये देखें ना, ये फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ से क्या निकल रहा है? ये फ्यूल गैस इम्बशन हो रही है, तो क्या निकल रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये जाके ये क्लाउड से जाके मिला है, क्लाउड से जब बारिश होती है तो इस पानी में मिल जाता है, जिसकी वजह से ये एसिड रेन होती है। और एसिड रेन जाके क्या अफेक्ट करती है? जो अर्थ के एलुमिनियम सॉल्ट होते हैं उन्हें किल कर देती हैं। एसिड किल द फिशेस। ये एसिड के अंदर एलुमिनियम सॉल्ट्स होते हैं, ये जाके फिशेस को मार देते हैं, अदर एक्वेटिक एनिमल्स को मार देते हैं। ये देखो दरख्त बर्न आउट हो जाते हैं। ये सब दरख्त थे, किससे? ये बर्न आउट हो गए एसिड रेन की वजह से। इसी तरह बहुत सारी फसलें तबाह हो जाती हैं एसिड रेन की वजह से। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, ये पहले हमारे पास क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है ना इससे फैक्ट्री से, क्या वाटर वेपर से जाकर मिलते हैं तो क्या बनते हैं? नाइट्रिक एसिड्स और नाइट्रस एसिड्स। और सल्फर डाइऑक्साइड जाके वाटर वेपर से मिलते हैं, वो बनते हैं सल्फ्यूरस एसिड्स और सल्फ्यूरिक एसिड्स। Effect of acid rain. Acid rains can cause many serious problems in our daily life. Acid rain destroy life. Many fish species and other aquatic animals are dying, are unable to reproduce under these conditions. और वो इस कंडीशन में, इस एसिड रेन की कंडीशन में जो है ना, वो रिप्रोडक्शन करना उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। Acid rain damages life in lakes and farms and forests. It kills very important decomposers and microorganisms. Stone cancer, stone monuments such as Taj Mahal is being destroyed ड्यू टू स्टोन कैंसर। अब एसिड रेन मार्बल्स के एरिया पर पड़ती है, तो मार्बल में कैल्शियम होता है ना, कार्बोनेट्स होते हैं, उन्हें वो डिस्ट्रॉय कर देती है और वो बर्न आउट हो जाते हैं। जैसे अब ताजमहल देखोगा बिल्कुल वाइट हो गया, वो क्यों हो गया? क्योंकि उसके स्टोन कैंसर्स का बाइस बन गए हैं, और जिसकी वजह से वो एसिड रेन की वजह से वो इस तरह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं। एसिड रेन कैन वॉश आउट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल सच एज द कैल्शियम एंड पोटेशियम। वही ना, ज़मीन के जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं कैल्शियम और पोटेशियम, उन्हें ये वॉश आउट कर देती है, ख़त्म कर देती है ज़मीन से। प्लांट्स गेट पॉइजन्स एंड डिप्राइव्ड न्यूट्रिएंट्स बिकम्स वीक एंड वल्नरेबल्स टू इन्फेक्शंस एंड इंसेक्ट अटैक। मतलब यही एसिड रेन जो है ना, ये क्योंकि प्लांट्स को पॉइजन्स कर देती है और उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स को ख़त्म कर देती है जो है ना, और इसी तरह ये इंसेक्ट्स पे भी अटैक करती है एसिड रेन, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स को, दूसरे एनिमल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी तरह ये छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उनको भी इफ़ेक्ट करती है, फूड को भी इफ़ेक्ट करती है, हमारे स्टोन्स को भी इफ़ेक्ट करती है। मतलब डेली लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है एसिड रेन की वजह से, तो ये बहुत नुकसानदेह है हमारे लिए। उसके बाद हम चलते हैं उसके बाद हम चलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी की तरफ, जिसका हम आज पढ़ेंगे जस्ट बोन्स। इसमें है बोन्स, मसल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम। मतलब इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात हो रही है ना, तो ह्यूमन से रेलेवेंट जो है वो सारा कुछ आएगा, और एनाटॉमी उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होगा वो। अब एनाटॉमी में बोन्स और मसल्स आ जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है। अब ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम उसके ब्लड
सर्कुलेशन का जो सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो बॉडी से एक्सक्रीशन होती है उसका सिस्टम, नर्वस सिस्टम हमारे माइंड से रेलेवेंट जो सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे खाने पीने की डाइजेशन से रेलेवेंट जो सिस्टम होता है, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। आज हम पढ़ेंगे बोन्स। बोन्स के बारे में आप जानते हैं क्या होता है? मोस्ट रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, मतलब ये बहुत ज़्यादा सख्त वो है टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये सारे टिश्यूज़ उसके आपस में जुड़े हुए होते हैं जिसकी वजह से ये रिजिड होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज कॉल्ड द बोन्स। द कोलेगन फाइबर्स ऑफ बोन्स आर हार्डन बाय डिपॉजिट्स ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट्स। मतलब कोलेगन फाइबर्स क्या होते हैं? जो अंदर इसके बोन्स के अंदर वाला जो सारा हिस्सा होता है जिसकी वजह से एक दूसरे के अंदर जुड़े होते हैं, वो कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से जुड़े होते हैं। बोन्स, द बोन्स विच सपोर्ट आवर आर्म्स एंड लेग्स कंसिस्ट ऑफ आवर आउटर शेल्स ऑफ कम्पैक्ट बोन्स, स्पॉन्जी बोन्स इन द इंटीरियर्स। मतलब जो हमारी टांगों पे, जो हमारी हड्डियों की जो ट्यूबर फिबोला जैसी हड्डियाँ होती हैं, ये किससे, इसका इंटीरियर स्ट्रक्चर भी होता है, स्पॉन्जी सा होता है, और इसका एक्सटीरियर भी होता है, जो आउटर शेल होता है वो कम्पैक्ट सेल्स होते हैं उसके अंदर। अब हमारे पास क्या, कम्पैक्ट बोन्स, स्पॉन्जी बोन्स। दो तरह की बोन्स होती हैं, कम्पैक्ट बोन्स होती हैं, एक स्पॉन्जी बोन्स होते हैं। कम्पैक्ट बोन्स क्या होते हैं? इज़ डेंस, स्ट्रॉन्ग एंड इट प्रोवाइड्स एन अटैचमेंट साइट फ्रॉम मसल्स। मतलब ये जो है हमारे पास जो कम्पैक्ट बोन्स होती हैं ये स्ट्रॉन्ग होती हैं, डेंस होती हैं, और ये अटैचमेंट कर ये मसल्स के साथ अटैच होती हैं। लाइक इस तरह की बोन्स जो होती हैं ये जो हमारे पास कम्पैक्ट बोन्स है। अब इन्हीं कम्पैक्ट बोन का अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, ये जो इसके अंदर वाला हिस्सा है, अक्सर आपने जो है ना चिकन का लेग पीस टाइप खाया होगा, उसके जो कॉर्नर वाला एरिया होता है उसको अगर अपने टीथ से प्रेस करें तो वो स्पॉन्जी सा एरिया, तो उसके अंदर से एक मटीरियल सा निकलना शुरू हो जाता है जिसे बोन मैरो कहते हैं। द स्पॉन्जी बोन्स इट इज़ प्रेजेंस इन द इंटीरियर ऑफ द बोन, इट इज़ लाइट, रिच इन ब्लड वेसल्स एंड हाईली पोरस। ये देखें इस तरह का होता है। ये चिकन लेग की अगर देखें ना, ये कॉर्नर, इसको जब अपनी टीथ से प्रेस करें तो इसके अंदर से एक रेड कलर का, लाइट कलर का मटेरियल निकलता है पकने के बाद, स्पॉन्जी बोन इसे कहते हैं। ये रेड बोन मैरो होता है, और ये इसके अंदर ये येलो बोन मैरो होता है। ब्लड वेसल्स, इसके अंदर एक्सेस क्वांटिटी में जो है ना ब्लड वेसल्स होती हैं। द ब्लड वेसल्स आर फॉर्म्स इन द बोन मैरो, इसी बोन मैरो, स्पॉन्जी बोन मैरो के अंदर। द कैविटीज ऑफ स्पॉन्जी बोन्स कंटेन द बोन मैरो, द ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ बोन सेल्स, तीन तरह के बोन्स होते हैं। एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट, ये है ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है हमारे पास? द सेल्स विच फॉर्म ऑफ द कैल्शियस मैट्रिक्स ऑफ बोन्स आर कॉल्ड द ऑस्टियोब्लास्ट, दीज आर इमेच्योर बोन सेल्स। तो ये हमारे पास इमेच्योर बोन सेल्स होते हैं। उसके बाद है ऑस्टियोसाइट्स, मेच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड द ऑस्टियोसाइट्स। और ऑस्टियोक्लास्ट द मल्टी न्यूक्लिएट एमीबॉइड बोन्स डिजॉल्विंग सेल्स आर कॉल्ड द ऑस्टियोक्लास्ट। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, अब ये देखिए यहीं पर ही है, ये हमारे पास है एपिफेलिया है, ये डायफेजिस है, और ये एपिफेजिस है। ठीक है, ये बोन है, इस बोन के अंदर ये अंदर वाला पोर्शन स्पॉन्जी बोन्स है, ये ऊपर जो कनेक्टिव बोन्स है ये कम्पैक्ट बोन्स है। ये पीरियोस्टम्स इसके अंदर वाला पोर्शन है, इसके अंदर येलो बोन मैरो होता है, और जो स्पॉन्जी होता है उसके अंदर रेड बोन मैरो होता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स कंबाइन होती हैं इसके अंदर। डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, अ ब्रीफ काउंट ऑफ द बोन डेवलपमेंट is as under the bone replaces the cartilage in early development of bones. The osteoclast invade and dissolve the cartilage, मतलब ये cartilage के अंदर चली जाती है। The osteoblast replace the cartilage with the bones, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो है ना उनकी बोन्स ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू बड़ों से, तो फिर वो क्या होता है उनके अंदर कार्टिलेज होता है ना, उनके अंदर लाइट बोन्स जो होते हैं, सॉफ्टर बोन्स होती हैं, वो बाद में जो है ना जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है सेल्स ये रिप्लेस करता है कार्टिलेज को विद बोन्स। एज बोन ग्रोज द मैट्रिक्स ऑफ द बोन इज हार्डन्स, द ऑस्टियोब्लास्ट आर ग्रेजुअली ट्रैप्ड विद इन इट। इसकी एक इन्फॉर्मेशन है, द ऑस्टियोक्लास्ट डिसॉल्व और रिमूव द कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स, दे ब्रेक डाउन द कार्टिलेज बिफोर इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द बोन्स। मतलब पहले कार्टिलेज होती है ना, एक सॉफ्टर बोन्स होती हैं, तो जब सॉफ्टर बोन्स को वो हार्डन बोन्स में कन्वर्ट करता है तो क्या करता है वो कैल्शियम को जो है ना बोन से या डिसॉल्व कर देता है उसके अंदर, या रिमूव कर देता है। दे ब्रेक डाउन द कैल्शियस सब्सटेंस ऑफ बोन्स टू मॉडिफाई इट टू द शेप ड्यूरिंग द ग्रोथ। तो ये बोन को फिर उसकी एक प्रॉपर शेप में देता है जिस तरह से उसको चाहिए होती है। तो ये था आज का लेसन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो फिर हम मसल्स पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।